ये कोई मेला और सर्कस नहीं है कि आप कहीं से भी पहुंच जाएं। रचनाओं के पहुंचने के रास्ते होते हैं, उन रास्तों का अगर आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप रचना तक पहुंचेंगे नहीं। तो मैंने देखा कि प्रसाद के रचना संसार में प्रवेश जल मार्ग से संभव है, यानी उनके प्रसाद की रचनाओं के भीतर और बाहर पानी बहुत ज्यादा है। तो एक घूंट से लेकर और कामायनी के जल प्रलय के अंतराल में झरना है, आंसू है और लहर है। प्रसाद के यहाँ इतना पानी क्यों है? अगर कोई कहे कि इसलिए बनारस के थे और गंगा थी, तो बनारस के तो प्रेमचंद भी थे। प्रेमचंद की रचनाओं में लू चलती है, बगुले उठते हैं। गोदान को आप याद करें। इस पानी का प्रसाद की काव्य अनुभूति और जीवन दर्शन से क्या रिश्ता बनता है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। दरअसल मैं थोड़ा भूल गया हूं कि मैं गोष्ठी में बोल रहा हूं, लगता है जैसे क्लास में बोल रहा हूं। तो ये कुछ सवाल हैं, इन सवालों को डिकोड किया जाएगा अगली क्लास में। तो मैं हमेशा मुझे लगता है कि शिक्षक को उलझाने की आध्यात्मिक कला आनी चाहिए। जो भी आप पढ़ के आए हैं वो सब डिलीट कर देगा और वो आपको ऐसे उलझन में डाल देगा सवाल पूछकर। तो मैं कुछ सवाल रख रहा हूं जिस पर विचार करने की जरूरत है। प्रसाद की काव्यानुभूति में प्रेम का अधूरापन है और एक वैकल्पिक दुनिया का स्वप्न है। प्रेम का अधूरापन एक शौकिया मसला है या प्रेम के अधूरेपन का संबंध भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक संरचना या प्रसाद के मनोविज्ञान किस स्तर पर और क्यों है, ये तो विचार का विषय है। लेकिन एक वैकल्पिक दुनिया का स्वप्न प्रसाद के पास है। इस अर्थ में प्रेमचंद और प्रसाद दो ग्रहों की तरह पास से गुजरते हैं। एक वैकल्पिक दुनिया के स्वप्न के तहत ही वो कविता लिखी गई, जिसे भगोड़ा कविता और पलायनवादी कविता कहा गया था। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। लेकिन प्रेमचंद जब सेवा सदन बनाते हैं, प्रेमचंद जब प्रेमाश्रम बनाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो भी एक विकल्प है। इस अर्थ में ये दोनों रचनाकार अपने वर्तमान से या जो भी दुनिया मिली है उससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन असंतुष्टि की दिशा और गंतव्य अलग अलग है। प्रेमचंद और प्रसाद को देखने का एक कोण, एक धरातल स्त्री हो सकती है। प्रेमचंद स्त्री के दुख के रचनाकार हैं। वे स्त्री की सामाजिक परिस्थितियों के रचनाकार हैं। यानी प्रेमचंद की जो स्त्री है वह सामाजिक परिस्थितियों के कारण दुखी है। दूसरा, मुझे लगता है कि प्रेमचंद की स्त्रियां दुख में हैं, लेकिन प्रायः वे दुख का प्रतिरोध नहीं करती। स्त्री के प्रतिरोध का क्या अर्थ है? जंतर मंतर पर धरना देना या सड़कों पर नारे लगाना, ये प्रतिरोध का रूप है, या स्त्री के प्रतिरोध का मुहावरा कुछ और हो सकता है? मुझे लगता है कि स्त्री के प्रतिरोध का जो प्रस्थान बिंदु है वह है निर्णय लेना, फैसला लेना ही स्त्री का प्रतिरोध है। प्रेमचंद की स्त्रियां फैसला नहीं लेती, यहां तक कि वह धनिया भी, जो हिंदी साहित्य के 1200 वर्षों के इतिहास में
सबसे तेजस्वी स्त्री है, वो भी निर्णय नहीं लेती। ये निर्णय लेती हुई स्त्रियां नहीं है। प्रसाद की स्त्री कैसी है और प्रसाद का स्त्री के साथ क्या संबंध बनता है, तो मुझे 3 बातें इसमें कहनी है। पहली बात तो यह है कि प्रसाद स्त्री के मन के रचनाकार हैं। हम स्त्री कह के छुट्टी पा लेते हैं। स्त्री एक बायोलॉजिकल संरचना है, वह एक सामाजिक निर्मिति भी है, फिर वह एक पारिवारिक रिश्ते में है, माँ और भाभी और ताई और मौसी से लेकर सब बहन। क्या स्त्री एक व्यक्ति भी है? और अगर वह व्यक्ति है तब शास्त्र को बाहर रखना होगा। स्त्री को जानने के जितने भी टूल्स हैं, उन टूल्स को कबाड़ खाने में फेंके बगैर आप स्त्री के भीतर नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से प्रेम प्रसाद पहले रचनाकार हैं जो स्त्री के मन के बीहड़ में उतरते हैं, और तब उन्हें दिखाई देता है कि जो स्त्री है, और खासतौर पर भारतीय संदर्भ में जो स्त्री है, उसके भीतर एक द्वंद्व है। ये स्त्री एक मन वाली स्त्री नहीं है। एक मन के एक धरातल पर हजारों वर्षों की परंपरा है, और दूसरे धरातल पर व्यक्ति होने का तीखा बोध। ये परंपरा और अस्तित्व का तनाव प्रसाद की स्त्री में है। इसलिए उनके केवल 2 कहानियों की स्त्रियों की बात मैं कर रहा हूं, जिससे प्रसाद की स्त्री को समझने में मदद मिलेगी। एक स्त्री आकाशदीप की है, चंपा। स्त्री क्या है? लड़की है। चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम करती है, और फिर पता चलता है कि यह बुद्धगुप्त ही उसके पिता का हत्यारा है। जिस पुरुष से प्रेम करती है वो प्रेमी भी है और पिता का हत्यारा भी है। ये दुराहा है जिसमें उसे चुनना है। क्या चुनाव करती है? फिर फैसला लेना पड़ेगा। घृणा और प्रेम में ये चुनना है कि वो किसे चुनेगी, ये दुविधा है। और कई बार मैं विद्यार्थियों से कहता हूं कि अगर तुम्हारे सामने ये परिस्थिति आ जाए तो तुम्हारा फैसला क्या होगा? और फैसला लेती है, और फैसला लेने का अर्थ है अकेला होना। फैसला लेने का अर्थ है कि जीवन की जितनी निश्चिंतताएं और जीवन की जितनी सुरक्षाएं, ये निश्चिंतताएं और सुरक्षाएं खत्म हो जाएंगी। और आकाशदीप में यही होता है। वो अंततः अपने प्रेमी से कहती है कि तुम लौट जाओ, और लौट जाता है। वो किनारे पर खड़े होकर भारत लौटते हुए जलयानों को देखती है, और शेष जीवन आदिवासियों की सेवा में बिताती है, और एक दिन मर जाती है। फैसला लेना, मृत्यु के पक्ष में मतदान करना है स्त्री के लिए खासतौर पर। और पुरस्कार कहानी, जो प्रेमी है वही राज्य पर आक्रमण करने वाला है। नागरिक चेतना और वैयक्तिक प्रेम संबंध के बीच में एक तनाव है, और इस कहानी का अंत भी मृत्यु याचना के पुरस्कार से होता है। ऐसी स्त्रियां मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए प्रसाद के साहित्य की खिड़की से सभ्यताएं दरअसल स्वप्न देखती हैं। आगे आने वाली स्त्री कैसी होगी, आने वाले संबंध कैसे होंगे, आने वाली सभ्यता कैसी होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आखिरी बात, जो कि भाषा का जिक्र किया रामसुधा जी ने,
ये कितना विचित्र है और मैं आज तक इस पहेली को सुलझा नहीं पाया कि बनारस में दो भोजपुरी बोलने वाले किस तरह की भाषा लिख रहे हैं। ये प्रसाद की भाषा आई कहां से? भोजपुरी तो ये इजाजत नहीं देती कि आप देवसेना से इस तरह की भाषा बोलवाएं। प्रसाद की पूरी भाषा की बात मैं कर रहा हूं। प्रेमचंद अगर अपने पर उतर आए तो गोदान तक में 2-3 जगह मैंने निकाली है, मैं दर्ज नहीं कर पाया, कि पता चलता है कि ये तो प्रसाद जैसी भाषा है। ये भाषा की भिन्नता क्यों है? मुझे लगता है कि ये विषय के कारण है। जब आप के पूरे लेखन के केंद्र में एक औपनिवेशिक सत्ता की अपमानजनक स्थितियां हैं और लॉर्ड कर्जन ने 1905 के कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जब वो कह रहे थे कि ये एशिया का इतना बड़ा मुल्क है मदारियों और सपेरों का, इसके पास न कोई इतिहास है, इसके पास न कोई परंपरा है, न सभ्यता की समझ है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास न कोई भाषा है। प्रसाद ने कहा कि हम बताते हैं कि भाषा क्या होती है। इसलिए प्रसाद की भाषा यूरोप की तथाकथित सबसे उन्नत भाषाओं के समानांतर खड़ी होती। एक कारण तो ये रहा होगा कि उन्होंने बताया कि हम भाषा बताते हैं कि क्या होती है। जैसे तुम वर्नाकुलर कह रहे हो, वो तुम्हारे लैटिन से ज्यादा गहरी है। इसको अगर नहीं समझा जाएगा तो आप मोहल्ले की लड़ाई लड़ते रहिए कि भाषा जो है वो अव्यवहारिक है, तत्समी भाषा है। आप देखिए कि वो एड्रेस किसको कर रहे हैं भाषा से। और दूसरा ये है कि प्रसाद की भाषा बुनियादी तौर पर कविता की भाषा है और प्रसाद ही मानते हैं, और मैं अपने अध्यापकीय जीवन से कह सकता हूँ कि किसी भी रचनाशीलता में अगर कविता नहीं है तो साहित्य नहीं है, चाहे वो नाटक हो या उपन्यास हो।